अध्याय 1 चुनियों का पदार्पण। यह क्या है? एक लड़की पूरे शरीर को दिखाने वाले दर्पण के सामने खड़ी थी। वह अपनी परछाई को बड़ी-बड़ी आंखों से घूर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अविश्वास उसके कोमल चेहरे पर साफ झलक रहा था। क्या ये मैं हूँ? नहीं, यह मेरा असली शरीर नहीं है। लड़की रो पड़ी और उसकी कोमल शर्मीली आवाज मध्यवर्गीय शैली के कमरे में गूंज उठी। अजीब बात ये थी कि कमरा कई बच्चों के खिलौनों से सजा हुआ था और उसका इंटीरियर इतना बचकाना था कि एक वयस्क को उसमें प्रवेश करने में शर्म आती। जी हाँ, यह एक बच्चे का कमरा था। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये? लड़की ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और नाक से बलगम बहने लगा। क्या ये वही प्रसिद्ध पुनर्जन्म है? इसे खाइए। ये सोचकर लड़की की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। वह अपना गाल थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन आईने के सामने लड़की के गोल मटोल गाल को चोट पहुंचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। नहीं, ये लड़की नहीं है। ये छोटी बच्ची भी नहीं है। यह एक छोटा बच्चा है। मैं इसे खाई हो गई हूँ। बच्ची वो नन्ही बच्ची हाँफते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू और बढ़ गए। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। अगर कोई यहाँ होता तो उसे एक ऐसे छोटे बच्चे की छवि दिखाई देती जो रोने वाला होता। फक लड़की कुछ कहने ही वाली थी। फक फ्रिक फू फक यू मदद कर। फक लड़की ने अपनी दया देने वाली चीख तैयार करते हुए गहरी सांस ली। जबरदस्त डॉट 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 डॉट। अगर यहाँ कोई होता तो चेहरे पर लालिमा लिए चीखती हुई नन्ही बच्ची को देखकर जरूर चिल्ला उठता। नन्ही बच्ची हल्की सी उछली और उसके चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान फैल गई। हाँ हाँ, मैंने कर दिखाया। मैं स्काई में पहुंच गई। मेरा पुनर्जन्म हो गया। वो घटिया संदिग्ध जादुई स्क्रॉल जो मैंने $200 में खरीदा था काम कर रहा है। लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी और अपनी इज्जत की परवाह किए बिना इधर-उधर लुढ़कने लगी। इज्जत क्या होती है? क्या इसे खाया जा सकता है? छी आखिरकार आखिरकार। लड़की ऐसे खिलखिलाकर हंसी जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये मुश्किल था। वह अपने शरीर को कसकर पकड़े हुए जोर-जोर से सांस ले रही थी, मानो वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज हो। अरे मेरा शरीर, मेरा नया शरीर, तुम कितने प्यारे हो। आईने के पास पहुंचते ही लड़की अपनी खूबसूरती पर ललचा गई। उसने अपना छोटा सा हाथ आईने पर रखा और धीरे-धीरे अपने रेशमी बालों को सहलाया। हल्के बैंगनी रंग के बॉब हेयर स्टाइल। ओह, ये तो चमक रहा है। वाह वाह, कितना मुलायम है। लड़की अपने बालों की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसने अपने बालों को छूना बंद कर दिया जो केवल उसकी गर्दन के पीछे तक पहुंचते थे। फिर उसने अपने छोटे हाथों से अपनी आंखों के किनारों को छुआ। समुद्र के रंग से मिलती जुलती बड़ी-बड़ी नीली आंखें गहरी लेकिन पापवित्र दर्पण को घूर रही थी। क्या ये सचमुच मेरी आंखें हैं? ये कोई गहना तो नहीं है? लड़की प्रभावित हुई और उसने अपनी गोल मटोल उंगलियों से अपनी नाक को छुआ। छोटी नाक, लेकिन ये इतनी अभिमानी क्यों लग रही है? उफ, ये कोई खलनायिका तो नहीं हो सकती है ना? लड़की बड़बड़ाने लगी और अपना चेहरा और गाल छूने लगी। बस जैसी सफेद त्वचा, मोची की तरह कोमल और मुलायम। उसने अपने गाल को चुटकी से दबाने की कोशिश की और वह हल्का सा उछला। ओह, कितना फूला हुआ, मुलायम। क्या सच में यही मेरा शरीर है? लड़की को अभी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बार-बार अपना चेहरा छूने की कोशिश कर रही थी और इस बार उसकी छोटी उंगलियां उसके होठों को छू गईं। छोटे-छोटे गुलाबी होंठ बिखरे हुए साकुरा के फूलों की पंखुड़ियों जैसे, भरे-भरे और ताजगी से भरपूर, जो लोगों को बसंत की गर्माहट की याद दिलाते हैं। खूबसूरत, प्यारी, मनमोहक, ये तीन शब्द उस लड़की का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते थे, जिसकी लंबाई एक वयस्क के घुटनों से भी कम थी। ऐसा खूबसूरत और आकर्षक चेहरा पाकर हर कोई रोमांचित हो जाएगा। काश ये बच्चा न हो, लेकिन लड़की को इसकी परवाह नहीं थी। यह है। लड़की ने दूसरी बार स्पष्ट स्वर में कहा। उसकी आवाज और उच्चारण स्पष्ट थे, जो उसके शरीर की विशेषताओं के विपरीत थे। मैं बच्चा बन गया हूँ। लड़की ने घबराकर सांस ली। मगर इससे क्या? भले ही यह शरीर एक बच्चे का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सफल हो गई हूँ। अब मेरे साथ उन प्यारे-प्यारे मेनवा केदारों जैसा बर्ताव किया जाएगा। मेरे पास एक प्यार करने वाला आकर्षक पिता होगा, कुछ हद से ज्यादा सुरक्षा करने वाले सुंदर भाई होंगे और हीरो मेरे ऊपर फिदा रहेगा। हाँ, बस यही है। आखिरकार मैं कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई के उन उबाऊ दिनों से छुटकारा पा गया। लड़की ने अपने होंठ सिकुड़े। वो इतनी उत्साहित थी कि उसने लगभग दर्पण में अपनी परछाई को चूम लिया। तुम इस शरीर की मूल आत्मा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे शरीर की देखभाल करूंगा और तुम्हारी खुशी के लिए तरसूंगा। तुम शांति से विश्राम करो। मैं तुम्हें हानि पहुंचाने वालों से बदला लूंगा और तुम्हें एक नए संसार में ले जाऊंगा। लड़की ने आईने के सामने नाटकीय अंदाज में गाली दी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी नीली आंखें चमक उठी। मैंने पढ़ने और उसकी रणनीतियों को समझने में बिताए वो दिन आखिरकार व्यर्थ नहीं गए। मैं दुनिया के शिखर पर खड़ा होऊंगा और सबका चहेता नायक बनूंगा। लड़की ने अपना छोटा सा मुंह खोला और अपना सिर ऊपर उठाया। कमरे में घंटी जैसी खिलखिलाहट गूंज उठी। मवाहा, तुम सब बस इंतजार करो। मेरा महान रूप इस दुनिया के शिखर पर होगा। मैं सबको जीत लूंगा और सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। उसने अपनी बाईं आंख ढक ली और दर्द से कराह उठी। कृत्रिम दर्द, मेरी बाईं आंख में छिपी शक्ति। चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारा अस्तित्व दुनिया के सामने प्रकट होगा। समय आ गया है। हाँ, दुनिया के नायक के लिए समय आ गया है। अपनी बीमारी को सहते हुए उस नन्ही बच्ची के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, क्योंकि वह धीरे-धीरे अपनी नीली आंखों से पर्दा हटा रही थी। हाँ, वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसा अभिशाप है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। चुनियों का अभिशाप ____________________ चुनियों एक बोलचाल का शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर उन किशोरों के लिए किया जाता है जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, जो दूसरों से अलग दिखने की इतनी बेताबी रखते हैं कि उन्होंने खुद को यह विश्वास दिला दिया है कि उनके पास गुप्त ज्ञान या गुप्त शक्तियां हैं। 23:05 10:07 PM, लेकिन लड़की को यह एहसास नहीं था कि उसकी बीमारी चुनियों की अंतिम अवस्था है। इसके बजाय उसने गहरी सांस ली और धीरे से दर्पण के सामने बैठ गई। इस नई दुनिया में वह जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। उसे मुख्य पात्र होने के लिए सतर्क रहना होगा। अब आइए पुनर्जन्म का पहला नियम देखते हैं। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे मूल शरीर की स्मृति को पुनः प्राप्त करना होगा। लड़की को पहले से ही इस तरह की अजीबोगरीब चीजों से निपटने का अनुभव था। उसने तुरंत ही मैनवा जापानी कॉमिक्स के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपनी अगली कार्रवाई का अनुमान लगा लिया। हाँ, आओ, मुझे इस शरीर की यादें दो। मुझे ये जानना होगा कि मैं किस उपन्यास या मानवा में प्रवेश कर चुका हूँ, या शायद यह एक बिल्कुल नई दुनिया है। नहीं, नायक आमतौर पर किसी उपन्यास या मानवा में प्रवेश करते हैं जिसे उन्होंने पढ़ा होता है। तो फिर कौन सी किताब है? किस शैली की? मैं पुरुष और महिला प्रधान दोनों तरह की किताबें पढ़ती हूँ। इस बच्चे जैसी शक्ल को देखकर तो यही लगता है कि ये प्यार करने वाले पिता की कहानी होगी, है ना? लड़की बेसब्री से सिर में होने वाले तेज दर्द का इंतजार कर रही थी। फिर वो इस दर्द को सहते हुए अपने शरीर की यादों को व्यवस्थित करेगी। उसके बाद उसे पता चलेगा कि वह किस उपन्यास या मानवा में प्रवेश कर चुकी है। एक बार जब उसे पता चल जाएगा तो किताब का ज्ञान स्वाभाविक रूप से उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। उपन्यासों और मानवा की सभी कहानियों को लिख लेने का उसका प्रयास उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अच्छा, ये बढ़िया है, अच्छी योजना बनाई है। लड़की को खुद पर गर्व हो रहा था। उसकी मुस्कान कानों तक पहुंच गई और वो यादों के आने का इंतजार करने लगी। 1 मिनट, उसकी आंखें भारी लग रही थी। 2 मिनट, उसे नींद आ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। 5 मिनट, उसका सिर ठीक था, उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन नींद उसके दिमाग पर बुरी तरह हावी हो रही थी। 10 मिनटों, वो पहले से ही सफेद संगमरमर के फर्श पर लेटी हुई थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। अरे वाह, छोटी बच्ची तो सो रही है। अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी, तभी नौकरानी की वर्दी पहने एक महिला जमीन पर लेटे बच्चे के पास पहुंची। उसने झट से बच्ची को उठाया और पालने में लिटा दिया। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। छोटी मालकिन, अब क्या करें? नौकरानी सिसकते हुए बोली, लेकिन बच्चे के जाग जाने के डर से उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने अपनी सांस रोक ली और आखिरी बार फुसफुसाते हुए धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। छोटी बच्ची, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, भले ही मालिक हमें छोड़ दे, कृपया खुश रहो। क्लैक, लकड़ी का दरवाजा बंद था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां सिर्फ बच्चे की कमजोर सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फुह फुह, मैं बुरी तरह फंस गया हूं। जैसे ही लड़की ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली, वो पसीने से तरबतर हो गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की, क्या हो रहा है? क्या गड़बड़ हो गई? मुझे कोई यादें क्यों नहीं मिली? लड़की पालने पर बैठ गई और अपने छोटे पैरों से अपने ही बिस्तर पर जा टकराई। ये क्या है? मुझे तो इस शरीर का नाम भी नहीं पता। क्या ये मेरे नाम आइंसावत जैसा ही है या कुछ अलग है? ये कहां है? मैं किस उपन्यास में आ गया? या ये कोई मानवा है? मुझे इस शरीर से कोई यादें क्यों नहीं मिलती? बैंगनी रंग के बॉब कट बालों वाली नन्ही बच्ची ने हवा में पैर पटके। उसने अपनी छोटी गुलाबी वर्दी को मसल दिया और उसे डायपर पर पेशाब करने की भी इच्छा हुई। क्या ये कोई गड़बड़ी है? क्या ये कोई गलती है? मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? दुनिया की वो याददाश्त और ज्ञान कहां है जिसका वादा किया गया था? उपन्यास के अंदर दुनिया की याददाश्त नाम का वो बेहतरीन तरीका कहां है? आइंसावत को पालने से नीचे लुढ़कने की तीव्र इच्छा हुई और वो नौकरानी के पीछे भागा। क्या करें? वो बुरी तरह हिल गई थी। उसका एकमात्र सहारा इस शरीर की यादें अब उसके पास नहीं थी। वह अब से जिस दुनिया में रहने वाली थी, उसके बारे में बिना किसी पूर्व ज्ञान के अकेली रह गई थी। उसके संसार में वापस जाने की कोशिश करना बेकार है। यह इसके लायक नहीं है। लेकिन मेजबान शरीर की यादों के बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस उपन्यास में प्रवेश कर रही हूं? मैं इस दुनिया पर नायिका के रूप में राज कैसे कर सकती हूं? क्या होगा अगर मैं खलनायिका हूं या इससे भी बदतर? क्या वह वीर का किरदार है? आइंसावत को ऐसा लग रहा था जैसे वह मर जाएगा। नहीं, इशिकाई होने की मेरी कोशिश ऐसे खत्म नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इसे हार नहीं मान सकती क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। आइंसावत ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके चेहरे पर एक ऐसे व्यक्ति का दृढ़ संकल्प झलक रहा था जो बिल्कुल भी बच्चा नहीं था। एक वयस्क की नजर एक नन्हे बच्चे के शरीर पर होना एक अजीब नजारा था। हाँ, शांत हो जाओ, मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मुझे कुछ तो पता होना ही चाहिए। पता लगाने का समय आ गया है। आइंसावत झूले पर चढ़ी और धीरे-धीरे नीचे खिसक गई। जैसे ही उसका नितंब जमीन को छुआ, उसने राहत की सांस ली। मैं इस नन्हे बच्चे के शरीर के साथ जल्दी से तालमेल बिठा रही हूँ। यह इतना मुश्किल नहीं है। क्या इसका कारण यह है कि यह शरीर चल सकता है? फर्क सिर्फ देखने के नजरिए और ताकत में बदलाव का है। आइंसावत ने अपने होंठ सिकोड़े। वो अपने छोटे-छोटे पैरों से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक वयस्क के पैरों से दरवाजे की दूरी मात्र 3 कदम थी। इसे एक छोटे बच्चे के लिए तिगुना कर दिया गया है। यह इतनी दूर क्यों है? आइंसावत दरवाजे के निचले हिस्से से चिपकी हुई थी और उसकी जीभ लगभग कट गई।
बच्चा फिर से नीचे बैठ गया और आह भरी, मुझे अपनी ताकत वापस पानी है, लेकिन ये तो एक छोटा बच्चा है, ये नामुमकिन है। सबसे पहले तो मेरे पास एक स्थानीय नौकरानी होनी चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और उसे आदेश दे सकूं। अधिकांश पुनर्जन्मित नायकों के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एंसवर्थ ने एक वफादार नौकरानी रखने का संकल्प लिया जो उसकी हर सेवा में तत्पर रहेगी। उसके बाद बुनियादी जानकारी प्राप्त करना आसान होगा, लेकिन आइंसवर्थ दरवाजे के बीच के छोटे से छेद से झांकते हुए रुक गई। वो एक बात से नाराज थी और भी अध्याय चाहिए, हमारी प्यारी एन को वोट दें और उसे दुनिया के शीर्ष 50 में पहुंचाएं। दुनिया को जीतने के हमारे नन्हे रानी के सफर में अपना समर्थन साबित करें। वफादार समर्थकों को बोनस अध्याय और एक सप्ताह तक प्रतिदिन 2 अध्याय जैसे पुरस्कार मिलेंगे। तुम अपनी सारी शक्ति रत्न मुझे समर्पित करोगे। एंसो स्लोन बेबी एन। और हमारे बच्चे की नैनी के इंस्टाग्राम अकाउंट सहल 22 को फॉलो करना न भूलें। ये बेहतरीन नैनी कभी-कभी आपको बेबी एन की कुछ खास तस्वीरें भी उपलब्ध कराएंगी। 23:05 10:07 PM जाहिर तौर पर दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। यदि कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति होता तो वो आसानी से कमरे में घुसकर उसकी हत्या कर सकता था। छी, सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों है? ये घर स्पष्ट रूप से किसी धनी परिवार का है। आइंसवर्थ ने कमरे के अंदरूनी हिस्से को देखकर यह अनुमान लगाया। छत पर सुनहरा रंग किया गया था जबकि दीवार गुलाबी रंग की थी। कमरे में रखी हर एक चीज किसी छोटे बच्चे की थी और देखने में महंगी लग रही थी। हालांकि गुड़ियों की जगह कुछ बंदूक वाले खिलौने थे, फिर भी यह कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, गुड़ियों की जगह खिलौना बंदूक, ये किस तरह का परिवार है? हत्यारे। आइंसवर्थ ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचते हुए गुस्से से कहा। फिर भी वो दरवाजा केवल इतना ही खोल पाई कि उसका शरीर उसमें समा सके। चलिए बाहर चलते हैं। जैसे ही आइंसवर्थ कमरे से बाहर निकली, उन्हें एक लंबा काला सफेद गलियारा दिखाई दिया जो आधुनिक फर्नीचर से सजा हुआ था। एक छोर से दूसरे छोर तक बिछी लाल कालीन ग्रामीण आवाज में इस्तेमाल होने वाली कालीन जैसी लग रही थी। हम एक अमीर परिवार। आइंसवर्थ ने अनुमान लगाया। गलियारे का अंदरूनी भाग भले ही साधारण हो, लेकिन फर्नीचर पर चढ़ा सुनहरा रंग उसे आलीशान दर्शाता था। सफेद छत पर लटके हुए कुछ झूमर भव्य थे। चमकदार संगमरमर की काली दीवार ने समग्र दृश्य में वर्चस्व का भाव और बढ़ा दिया। क्या ये माफिया या याकुजा का ठिकाना है? ऐसा ही प्रतीत हुआ। इस तरह सोचते हुए आइंसवर्थ को आखिरकार पता चला कि जिस दुनिया में वो गई थी, वो मध्ययुगीन युग नहीं थी। तो फिर ये दुनिया जादू और कल्पना से भरी नहीं होनी चाहिए। मुझे निराशा हुई। आइंसवर्थ बड़बड़ाते हुए धीरे-धीरे लंबे गलियारे को पार कर रही थी। उसे लगा था कि ऐसे आकर्षक पुरुषों से उसका सामना किसी काल्पनिक या मध्ययुगीन युग में नहीं होगा। पता चला कि ये दुनिया भी उसकी पिछली दुनिया की तरह ही एक आधुनिक दुनिया थी। इस निराशा ने उस नन्ही बच्ची के दिल पर गहरा असर डाला। इस एहसास के कारण आइंसवर्थ का उत्साह कम हो गया था। फिर भी उसने घर की खोजबीन करने का इरादा नहीं छोड़ा। अपने छोटे पैरों के कारण वह काफी देर तक दौड़ती भागती और चलती रही। यहाँ कोई क्यों नहीं है? आसपास किसी को न देखकर आइंसवर्थ थोड़ी झुंझला गई। फिर भी वो आगे बढ़ती रही। 15 मिनट तक किसी से न मिलने के बाद वह आखिरकार गलियारे से बाहर निकली और एक दूसरे लाल रंग के गलियारे में पहुंची। दीवार पर लाल और सुनहरे रंग का पेंट किया गया था, जबकि फर्श काले रंग का था जिस पर चांदी की कुछ चमक थी। इसी तरह की काली छत ने नए गलियारे को किसी पिशाच के महल जैसा बना दिया था। क्या यहाँ कोई नहीं होगा? आइंसवर्थ ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी। बच्ची सहम गई। वो जल्दी से खंभे के पीछे छिप गई और काले कपड़े पहने कुछ आदमियों को देखने लगी जो एक खास दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। कुछ आदमी, उनकी खुली गर्दन पर बने टैटू से तो भी गुंडे जैसे लग रहे हैं। आइंसवर्थ ने साफ-सुथरे सूट पहने कुछ लंबे हथे-कट्टे आदमियों पर नजर डाली। उन सभी ने काले चश्मे पहन रखे थे और उनकी जेब में एक बंदूक थी। ये तो बुरा है। क्या वे खतरनाक हैं? वे बंदूकें लेकर आते हैं। आइंसवर्थ अपनी जगह से हिल नहीं सकी। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन ये मूर्खता होती। वो इस शव की पहचान नहीं जानती थी और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकती थी। क्या पता वो सचमुच बंधक हो? लेकिन उस नौकरानी ने तो पहले उसे छोटी मालकिन कहकर पुकारा था। मुझे यहाँ कुछ हद तक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, है ना? सुनहरे दरवाजे की रखवाली कर रहे चारों आदमियों को देखते हुए आइंसवर्थ ने सोचा। इस दृश्य को देखकर ही वो समझ गई थी कि दरवाजे के अंदर जो भी होगा वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? मुझे कुछ जानकारी चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि ये लोग मुझे वहां से भगा देंगे। आइंसवर्थ ने अपने होंठ दबा लिए। वो सुनहरे दरवाजे से अंदर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसके कान खड़े हो गए। वे फड़फड़ाए और किसी तरह डर महसूस हुए। आइंसवर्थ ने अपनी सांस रोक ली। उसने जल्दी से अपने कानों को छुआ, ये सोचते हुए कि यह अजीब है। क्या चल रहा है? लड़की को अभी यह पता ही नहीं चला था कि उसके कान इतने गर्म क्यों हो रहे हैं। तभी उसे दूर से लोगों के चिल्लाने और बहस करने की हल्की-फुल्की आवाजें सुनाई दी। मालिक चला गया, उसने हमें छोड़ दिया। एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वो गुस्से में चीख रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद उसका अपहरण हो गया है। दूसरे व्यक्ति ने खंडन किया। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी, फिर भी कांप रही थी। आप सभी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण काम नेता का खाली पद भरना है। हमने अपने आदमियों को बॉस को ढूंढने के लिए भेज दिया है, इसलिए शांत हो जाइए। एक अन्य व्यक्ति ने काफी सौम्य स्वर में कहा। ये व्यक्ति बाकी सभी लोगों में सबसे शांत था। बिल्कुल सही, हमें खाली सीट भरनी ही होगी। अगर नहीं तो दूसरे परिवार हमारे स्लोन परिवार पर हमला करेंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बार बोलने वाली महिला थी। उनकी आवाज से ही पता चलता था कि वो बुद्धिमान थी। इन आवाजों को सुनकर आइंसवर्थ अचंभित रह गई। उसे यकीन था कि उसके आसपास कोई नहीं है, फिर भी वही लोगों की बातचीत कैसे सुन पा रही थी? क्या वे इस सुनहरे दरवाजे के पीछे हैं? यदि हाँ, तो इतनी दूर होने पर भी वो उन्हें कैसे सुन सकती थी? आइंसवर्थ को संदेह हुआ। उसने अचानक मान लिया कि इस शरीर में एक अनोखी क्षमता है, लेकिन इस बारे में सोचने से पहले उसने कुछ सुरागों पर ध्यान केंद्रित किया। स्लोन परिवार, अन्य परिवार हमला करेंगे। रिक सीट, बॉस, अपहरण। ये शब्द किसी धनी परिवार में चल रहे खतरनाक सत्ता संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। लेकिन दूसरे परिवार इस परिवार पर हमला क्यों करेंगे? आखिर लोग इतनी आसानी से युद्ध तो छेड़ नहीं सकते, है ना? अगली बातचीत सुनने के बाद आइंसवर्थ का संदेह और गहरा गया। मैं सहमत हूं, लेकिन अस्थायी रूप से यह पद कौन संभालेगा? 7 बड़े बुजुर्ग, 3 संरक्षक, 5 कलियां। पहले जो व्यक्ति चिल्ला रहा था, वह शांत हो गया और तर्कसंगत ढंग से पूछने लगा। ये उपनाम क्या है? और भी अध्याय चाहिए। हमारी प्यारी को वोट दें और उसे दुनिया के शीर्ष 50 में पहुंचाएं। दुनिया को जीतने के हमारे नन्हे रानी के सफर में अपना समर्थन साबित करें। वफादार समर्थकों को बोनस अध्याय और एक सप्ताह तक प्रतिदिन 2 अध्याय जैसे पुरस्कार मिलेंगे। तुम अपनी सारी शक्ति रत्न मुझे समर्पित करोगे। एंसो स्लोन बेबी एन। और हमारे बच्चे की नैनी के इंस्टाग्राम अकाउंट सहल 22 को फॉलो करना न भूलें। ये बेहतरीन नैनी कभी-कभी आपको बेबी एन की कुछ खास तस्वीरें भी उपलब्ध कराएंगी। 23:05 10:08 PM अध्याय 4 निराशाजनक भविष्य। 7 बुजुर्ग, 3 संरक्षक और 5 शिष्य। ये तो किसी संगठन का नाम लगता है जो कुछ चुनिंदा विशिष्ट लोगों को दिया गया हो। आइंसवर्थ ने घबराकर सांस ली। उन उपनामों को न समझने के बावजूद उसने अपने कान खड़े रखे। खैर, स्लोन परिवार, है ना? तो इस शब्द का पारिवारिक नाम स्लोन है, लेकिन फिर ये किस तरह का परिवार है? दरअसल आइंसवर्थ को परिवार की पहचान के बारे में कुछ आशंका थी, लेकिन वो इसे स्वीकार करने से बहुत डरती थी। जी हाँ, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उसने तब तक इससे इनकार किया जब तक उसने कमरे के अंदर से उस शांत व्यक्ति की आवाज नहीं सुनी। ये तीनों तो नहीं हो सकते। ये नए बॉस बनने के योग्य नहीं है। क्या नया बॉस हमारी नई वारिस, हमारी युवा में सेंसली नहीं होनी चाहिए? एंसली। आइंसवर्थ को अंततः इस शरीर का नाम पता चल गया जो उसके अपने नाम से बहुत अलग नहीं था। इसलिए उसने जल्दी से उस नाम को अपना लिया और हमेशा के लिए उसी नाम को अपना लिया। एंसली स्लोन। वो इस परिवार की उत्तराधिकारी हैं। आइंसवर्थ, जिसका नाम एंसली था, उसे अभी मिली जानकारी पर मुस्कुराई। हम इस बच्ची की उम्र लगभग 3 साल है और वो अभी से ही वारिस बन गई है। क्या यह एक अच्छी शुरुआत नहीं है? दीवार से टेक लगाकर खड़ी एंसली खुशखबरी सुनकर खिलखिला रही थी। तभी कमरे के अंदर से आई आवाज ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या तुम पागल हो? जब परिवार विलुप्त होने की कगार पर है, तो तुम एक 3 साल के बच्चे को परिवार का मुखिया बनाना चाहते हो? कमरे में महिला की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी ठंडी और व्यंग्यात्मक थी कि एंसली भी सहम गई। क्या परिवार विलुप्त होने की कगार पर है? क्या ये कोई अल्पसंख्यक समुदाय है? कोई परिवार यूं ही क्यों खत्म हो जाएगा? या शायद कोई विद्रोह होने वाला है? लेकिन मुझे शक है कि यह परिवार कुलीन वर्ग का है। एंसली ने अपने निचले होंठ काट लिए। अपने परिवार का जिक्र होते ही उसका गुलाबी चेहरा धीरे-धीरे पीला पड़ गया। ये तो बहुत बुरा है। मैं अभी पुनर्जन्म लेकर आई हूं और परिवार दिवालिया हो रहा है या कुछ और धिक्कार है। और उन्होंने ये भी कहा कि बॉस चला गया है। क्या बॉस मेरे पिताजी हैं? चूंकि मैं वारिस हूं, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे? और उन्होंने कहा कि उनका अपहरण हो गया होगा। एंसली को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया तेजी से बिखर रही हो। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो बाकी की बातचीत नहीं सुन पा रही थी। हाँ, क्या ये सबसे बुरा नहीं है? जब एंसली ने ऐसा सोचा ही था कि कमरे में मौजूद लोग फिर से बहस करने लगे। क्या हम मां को छोटी बच्ची की अभिभावक नहीं बना सकते? फिर हम उसकी उम्र की चिंता किए बिना उसे परिवार का मुखिया नियुक्त कर सकते हैं? क्या आप भूल गए कि उसकी मां तो सिर्फ एक सरोगेट मां थी? वो तो बहुत पहले ही गुजर चुकी है। अब वो बच्ची अकेली है। धिक्कार है। तो हमें परिवार का मुखिया बनने के लिए उन्हीं अभिजात वर्ग में से किसी एक को नियुक्त करना होगा। लेकिन क्या ये हमारी परंपरा के खिलाफ नहीं है? क्या हम कुलीन वर्ग को उस युवती का संरक्षक नियुक्त करके उसे परिवार की मुखिया के रूप में नहीं पाल सकते? ओह अच्छा, अधिकार तो उत्तराधिकारी के पास ही रहेगा, लेकिन जब तक वो बालिग नहीं हो जाती तब तक अभिभावक परिवार के मुखिया की भूमिका निभाएगा। हाँ, ये तर्कसंगत लगता है। अगर हम जल्दी मुखिया नियुक्त नहीं करते हैं तो अन्य माफिया परिवार हमें निशाना बनाएंगे। यही सबसे अच्छा समाधान है। अच्छा, तो कल 7 बुजुर्गों और 5 कलियों को ले आओ। तीनों संरक्षक तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि युवती अपनी वंश परंपरा को सक्रिय न कर दे। कमरे के अंदर की आवाजें धीरे-धीरे शांत हो गईं और लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कमरे के अंदर मौजूद लोग धीरे-धीरे सुनहरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। एंसली के पास पिछली कुछ बातचीत के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वो जल्दी से उस गलियारे की ओर भागी जहां उसका कमरा था। वहां पहुंचकर ही उसने चैन की सांस ली। अरे, ये तो पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। एंसली जमीन पर धड़ाम से बैठ
गई और फैल गई। लड़की ने छत की ओर देखा जो उसके छोटे से शरीर के लिए बहुत ऊंची लग रही थी। चलिए जानकारी को व्यवस्थित करते हैं। मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। सबसे पहले अजीब बात यह है कि मैं कमरे के अंदर लोगों की आवाजें सुन सकता हूं, जबकि ऐसा होना संभव नहीं होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि यह मेरी जनजात क्षमता है। दूसरा, ये परिवार स्लोन परिवार एक माफिया परिवार है। उस व्यक्ति ने अंत में कहा कि वे एक माफिया परिवार है और संकट में है। तीसरा, मेरे पिता जो मेरे पूर्व बॉस थे लापता हैं। मेरी मां उनकी स्थानापन्न मां है। चौथा, कल मुझे उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया जाएगा और साथ ही किसी को मेरा संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। ये व्यक्ति मेरे बजाय परिवार का नेतृत्व करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वयस्क होने तक मैं सिर्फ एक खाली कठपुतली हूँ। एनसी ने अपनी आंखें बंद की और आह भरी। उसने कई उपन्यास और मानवा पढ़े थे जिनमें नायक को पुनर्जन्म लेने के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन कोई भी उसकी वर्तमान स्थिति से मेल नहीं खाता था। ये बात हास्यास्पद लग रही थी, खासकर तब जब उसका शरीर केवल 3 साल का था। अन्य पात्रों के विपरीत जेनी किशोर या वयस्क का शरीर मिला, उसे एक शिशु का शरीर मिला। अन्य मामलों में पात्र ने शिशु का शरीर ग्रहण किया, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम थे। ऐसे कुछ ही मामले थे जिनमें नायक के पिता ने उन्हें बचपन में ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मासूमियत के कारण वह प्रयास विफल रहा। लेकिन मेरे लिए मुझे तत्काल कोई खतरा नहीं है। फिर भी इसका मतलब यह है कि अगर मेरा संरक्षक अच्छा व्यक्ति नहीं हुआ तो मैं एक कठपुतली की तरह जीऊंगा। बहुत से लोग मेरे संरक्षक का पद हथियाने की कोशिश करेंगे, इससे वे परिवार के मुखिया बन जाएंगे। भले ही ये परिवार संकट में है, फिर भी वे धनी प्रतीत होते हैं। नया संरक्षक और मुखिया भ्रष्ट हो सकता है, ये बुरा होगा। भविष्य अंधकार में दिख रहा है और भी अध्याय चाहिए। हमारी तैयारियों को वोट दें और उसे दुनिया के शीर्ष 50 में पहुंचाएं। दुनिया को जीतने के हमारे नन्हे रानी के सफर में अपना समर्थन साबित करें। वफादार समर्थकों को बोनस अध्याय और एक सप्ताह तक प्रतिदिन 2 अध्याय जैसे पुरस्कार मिलेंगे। तुम अपनी सारी शक्ति रत्न मुझे समर्पित करोगे। एंसो स्लोन बेबियन और हमारे बच्चे की नैनी के इंस्टाग्राम अकाउंट सहल 22 को फॉलो करना न भूलें। ये बेहतरीन नैनी कभी-कभी आपको बेबी की कुछ खास तस्वीरें भी उपलब्ध कराएंगी। 23:05 10 PM एनसी ने सबसे बुरे हालात के बारे में सोचा। उसे ऐसा करना ही था, नहीं तो बाद में उसे किसी खतरे में पड़ना ही था। भोलापन और जरूरत से ज्यादा भरोसा करना उसके लिए मुसीबत बन सकता था, खासकर जब ये परिवार माफिया परिवार था। मेरी किस्मत इतनी कठोर क्यों है? क्या नायक बनने की यही परीक्षा है? एनसी ने व्यंग्यपूर्वक बुदबुदाते हुए अपनी बाईं आंख ढक ली। उसकी चुनी हुई बीमारी फिर से उभर आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह सामान्य रूप से सोच नहीं सकती थी। वास्तव में वह अपने कॉलेज की सबसे होशियार छात्राओं में से एक थी। उसकी बुद्धि पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। वह अपनी समस्या को हल करने में पूरी तरह सक्षम है। खैर, मुझे कल एक अच्छा अभिभावक चुनना होगा। यही एकमात्र उपाय है जिससे मैं लंबे समय में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हूँ। एनसी लुढ़की और अपना चेहरा जमीन पर रख लिया। वो एक अभिभावक का चुनाव करेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो उस व्यक्ति को अपनी जानकारी के बिना परिवार पर शासन करने देगी। कम से कम जब तक उसका अभिभावक उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, तब तक उसे एक अप्रत्यक्ष नेता की भूमिका निभानी चाहिए। एनसी ने अपने होठों को सिकोड़कर एक शैतानी मुस्कान बनाई। यही है, अब समय आ गया है कि मैं अपने अब तक के प्रयासों को दिखाऊं। अगर मैं इस दुनिया के बारे में और अधिक जान सकूं और अपने आसपास के माहौल से सीख सकूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकाल सकता हूं। एनसी ने अपनी मुट्ठी कसकर खींच ली। उसने एक आकर्षक पिता, दयालु भाइयों और एक आदर्श नायक से घिरे रहने की अपनी इच्छा को त्याग दिया। ये तो सौभाग्य की बात है कि उसका कोई भाई नहीं है, वरना नेता की गद्दी पाने के लिए खून खराबा हो सकता था। मेरे कान भी बहुत संवेदनशील हैं और मेरे पास एक अजीब क्षमता है। मुझे इसका अच्छे से इस्तेमाल करके और भी बातें सुननी होंगी। एनसी ने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। वो जल्दी से अपने झूले पर चढ़ी और लेट गई। अरे, वो क्यों लेटी? जाहिर है, सोने के लिए। वो कल चुपके से सब कुछ सुन सकती है जब वो लोग उसे लेने आएंगे ताकि उसके लिए कोई अभिभावक नियुक्त कर सके। उस समय ढेर सारी जानकारी सामने आएगी, लेकिन पहले मुझे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे अपने बोलने का तरीका बदलना होगा। एनसी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी क्योंकि वह सोच रही थी कि वो बच्चों की भाषा में क्या-क्या प्रयोग कर सकती है। वो एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करती थी ताकि दूसरे उस पर शक न करें। एक बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि मेरे पास सचमुच शक्ति है। क्या ये मेरा भाग्य नहीं है? मुझे लगता है कि मैं सचमुच एक नायिका हूँ। इस तथ्य को याद करके एनसी ने अपने मन को शांत किया। मैं इस शक्ति का सही उपयोग करूंगा और सर्वश्रेष्ठ नायक बनूंगा। उस दिन एनसी बिना किसी आया अन्य व्यक्ति के आसपास होने के कारण अच्छी तरह सोई। वो कभी-कभी रोती थी, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। उस घटना से उसे स्पष्ट रूप से यह एहसास हुआ कि उत्तराधिकारी की स्थिति उतनी शानदार नहीं होती। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं लड़की हूँ? शायद उनमें पूर्वाग्रह हो, लेकिन ये सोचकर ही बुरा लगता है कि यहाँ कोई मेरा डायपर बदलने या ऐसे ही किसी और काम के लिए भी नहीं आता। मैंने आखिरी बार जिस नौकरानी को देखा था वो कहाँ है? सुबह के 8 बज रहे थे और एक नौकरानी एनसी का डायपर बदल रही थी, तभी एनसी अपने बिस्तर पर लोट-पोट होने लगी। नौकरानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। इतना ही नहीं, एनसी को समय पर नाश्ता भी नहीं मिला। ये तो सरासर गड़बड़ है। घटिया लोग, बिल्कुल ही घटिया। एनसी ने बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा बिगड़ने से रोका। एक बार फिर उस लड़की ने वही वर्दी पहनी थी जो उसने कल पहनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास कोई दूसरी वर्दी हुई नहीं, जबकि उसका परिवार अमीर था। क्या ये वही घिसा-पिटा लड़की विरोधी संसार है? लैंगिक समानता नहीं। क्या यह मुश्किल नहीं होगा? जब भावहीन चेहरे वाली नौकरानी ने एनसी को दलिया का कटोरा परोसा तो एनसी बड़बड़ा उठी। दलिया ठंडा था और उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं था। कल तक बेहद उत्साहित रही एनसी धीरे-धीरे थकावट महसूस करने लगी। न केवल उसके शरीर को अधिक नींद की आवश्यकता थी, बल्कि उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी एक कारण था। उसे देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं आते थे और अगर आते भी थे तो वे दोस्ताना नहीं होते थे। पिछली बार तो बस वो नौकरानी ही दयालु थी, लेकिन वो भी अब तक यहाँ नहीं आई थी। हो गया, चलो चलते हैं। जब एनसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी भावहीन चेहरे वाली महिला ने उसे गोद में उठाया और बच्ची को अपनी बाहों में लेकर कमरे से बाहर निकल गई। फिर वो सुनहरे दरवाजे की ओर चल पड़ी, जहाँ एनसी पिछली बार गई थी। क्या यही समय है? मुझे अपना अभिभावक चुनने का मौका मिलेगा, है ना? जैसे ही नौकरानी एनसी को सुनहरे दरवाजे तक ले आई, एनसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। नन्ही बच्ची ने यथासंभव मासूम दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो खुद को संभाल नहीं पाई। सबसे पहले उसकी नजर एक बड़ी लकड़ी की मेज पर पड़ी। मेज गोल थी और उस पर 20 या उससे अधिक लोग बैठ सकते थे। इस समय काले सूट पहने दर्जनों वयस्क मेज के चारों ओर बैठे थे। जब नौकरानी एनसी को अंदर लेकर आई तो उन सभी के चेहरे गंभीर थे। वारिस यहाँ है। नौकरानी धीरे से एनसी को मेज के बीचों बीच ले आई और उसे वहीं बिठा दिया। उसे वहाँ एक प्राचीन वस्तु की तरह छोड़ दिया गया, मानो लोगों द्वारा उसका अध्ययन किया जा रहा हो। धत तेरे की, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या वे मुझे मेज पर ले जाने की बजाय कुर्सी नहीं दे सकते? एनसी को पसीना आ गया। उसे यहाँ मौजूद हर वयस्क की निगाहें महसूस हो रही थी। उसका शरीर छोटा होने के कारण इन वयस्कों के विशाल शरीर का दबाव उस पर पड़ रहा था। अगर वो एक सामान्य बच्ची होती तो रोती, लेकिन वो कौन है? मैं इस दुनिया का नायक हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा। एनसी ने अपना सिर उठाया और धीरे से अपनी सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरी। पहला कदम, अपना आकर्षण दिखाना और भी अध्याय चाहिए। हमारी तैयारियों को वोट दें और उसे दुनिया के शीर्ष 50 में पहुंचाएं। दुनिया को जीतने के हमारे नन्हे रानी के सफर में अपना समर्थन साबित करें। वफादार समर्थकों को बोनस अध्याय और एक सप्ताह तक प्रतिदिन 2 अध्याय जैसे पुरस्कार मिलेंगे। तुम अपनी सारी शक्ति रत्न मुझे समर्पित करोगे। एंसो स्लोन बेबियन और हमारे बच्चे की नैनी के इंस्टाग्राम अकाउंट सहल 22 को फॉलो करना न भूलें। ये बेहतरीन नैनी कभी-कभी आपको बेबी की कुछ खास तस्वीरें भी उपलब्ध कराएंगी। 23:05 10 PM हवांकल हवांटी मॉर्निंग जी। एनसी ने अपने अगले पंजे को हिलाते हुए कमरे में मौजूद चाचा और चाचियों का सबसे मासूम मुस्कान के साथ अभिवादन किया। उसकी मुस्कान इतनी उज्ज्वल और पवित्र थी कि लोगों को ऐसा लगता था मानो उसके पीछे देवदूत की पंखों और उसके सिर के ऊपर एक शुद्ध सफेद प्रभामंडल हो। उसके पीछे से सूर्य की रोशनी आ रही थी और उदास कमरा रोशन हो उठा। परिवार में उच्च पद पर आसीन सख्त मिजाज चाचा चाची और अन्य लोग ये देखकर अवाक रह गए। ये बच्ची कौन है? ये इतनी अलग क्यों दिख रही है? उन्होंने इस बच्ची को पहले भी देखा था और वे जानते थे कि वह डरपोक है। उस बच्ची की उपेक्षा इसलिए की जाती थी क्योंकि दूसरों का कहना था कि उसमें परिवार का नेतृत्व करने की कोई प्रतिभा नहीं है। वो स्वभाव से भी उदास रहती थी और बड़ों की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने से भी कतराती थी। लेकिन ये क्या है? इन लोगों के बीच में बैठे होने पर भी वो न केवल दबाव महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि वो मुस्कुराकर दूसरों का अभिवादन भी कर सकती थी। उनकी मधुर आवाज ने उनके उच्चारण को दबा दिया, जिससे उनके बोलने का तरीका भद्दा लगने के बजाय प्यारा लगने लगा। उनके गाल गुलाबी थे और उनकी मुस्कान स्वर्ग से आई किसी चीज जैसी लग रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह बच्चा बेहद प्यारा है। खांसी, सुप्रभात, नन्ही बच्ची। कमरे में मौजूद एक बुजुर्ग ने माहौल को सहज बनाने के लिए खांसा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आसपास के लोगों की एक साधारण सी मुस्कान से ही मोहित हो गए थे। ये बच्चा खतरनाक है। कमरे में मौजूद लोग इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने बुजुर्ग की ओर देखा तक नहीं और बस बच्चे को लालसा भरी निगाहों से देखते रहे। उनकी निगाहें इतनी कोमल थी मानो वे बच्चे की रक्षा करना चाहते हों। एनसी ने उसका अभिवादन करने वाले बुजुर्ग की ओर देखा। उसकी दृष्टि अभी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह बुजुर्ग का चेहरा नहीं देख पाई। स्वाभाविक रूप से वह बड़े व्यक्ति की बात को नजरअंदाज कर देगी। हवांकल हवांटी एंड बोवियो। एनसी ने अपनी उंगलियों से दिल का आकार बनाया और मासूमियत से मुस्कुराई। उसने अपनी प्यारी नीली आंखों से आसपास के लोगों को मंत्रमुग्ध करना नहीं भूला। इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। वाह, छोटी बच्ची, तुम तो परी हो। अरे बाप रे, किसने सुझाव दिया कि हम इस नन्ही बच्ची को अलग-थलग कर दें? इस प्यारी सी बच्ची की रक्षा करनी होगी। आओ आओ, ये चाचा तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। नहीं, इधर आओ आंटी के पास। आंटी तुम्हें ढेर सारा खाना देंगी। साफ-सुथरे सूट पहने लोग अपना आपा खो बैठे। उनकी आंखों में एनसी के लिए इतना प्यार और स्नेह भरा था कि उन्होंने लड़की को अपनी कठपुतली बनाने के पारिवारिक एजेंडे को भी दरकिनार कर दिया। पहले तो वे सत्ता और पद के लिए उस लड़की के संरक्षक बनना चाहते थे, लेकिन अब वे सचमुच उस प्यारी लड़की को पाने की लालसा रखते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की में प्रतिभा नहीं है, वो प्यारी है, वो भविष्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से शादी कर सकती है और उसका भाग्य अच्छा ही होगा। छोटी बच्ची, क्या आपको चॉकलेट चाहिए? अरे, उसे रिश्वत मत दो। कपड़ों के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं। पुरानी लोमड़ियों। कमरे में मौजूद हरे कट्टे और सख्त दिखने वाले लोग एनसी की चापलूसी करने से बाज नहीं आ रहे थे।
उनके उत्साह ने बैठक का माहौल पूरी तरह से बदल दिया और माहौल कहीं दूर समुद्र में खो गया। एनसी का अभिवादन करने के लिए बोलने वाले बुजुर्ग को न तो बच्ची ने और न ही वहां मौजूद लोगों ने अनसुना कर दिया। उनकी आवाज शोरगुल में दब गई। हालांकि वो बुजुर्ग 7 महान बुजुर्गों में से एक था, फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि अन्य महान बुजुर्ग भी चुपके से एनसी को देखने लगे और दबे स्वर में सौम्य भाव प्रकट करने लगे। पागल, एकमात्र समझदार बुजुर्ग व्यक्ति अचंभित था। उसकी सफेद दाढ़ी लहरा रही थी और वह एनसी को घूर रहा था। उसकी काली आंखों में उलझन और सतर्कता झलक रही थी। ये सामान्य बात नहीं है। कोई कितना भी प्यारा क्यों न हो, जिन लोगों ने बच्चों और शिशुओं की हत्या की है, वे अचानक ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर वे मासूमियत से आसानी से प्रभावित हो जाते, तो वे क्षेत्रीय युद्ध में उन प्यारे बच्चों और शिशुओं को क्यों मारते? फिर अचानक वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग को पता था कि एनसी ने इन लोगों को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि ये लोग कोई फायदा उठाने के लिए उसके संरक्षक बनना चाहते थे। वे उस बच्चे को देखकर पूरी तरह से मोहित हो गए थे। और यह असामान्य है। यहाँ तक कि एनसी को भी इसका एहसास हो गया था। जब चाचा चाचियों ने मेज को घेर लिया तो उसने अपनी आंखें से खोल ली। क्या ये कुछ ज्यादा ही असरदार नहीं है? मुझे लगा था कि वे मेरे प्रति अपनी सतर्कता कम कर देंगे और उनका दिल नम पड़ जाएगा। लेकिन ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे उन पर जादू का असर हो गया हो। एनसी रुक गई। ये सोचकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आकर्षण का जादू। बच्ची ने जल्दी से अपने दोनों छोटे हाथों पर नजर डाली और उसे धुंधला सा गुलाबी आभा मंडल दिखाई दिया। उसके पैर और शरीर भी इसी गुलाबी आभा मंडल से ढके हुए थे। एक क्षमता, एक चुनी होने के नाते, जो अपनी एक गुप्त क्षमता के कारण खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानती थी। एनसी ने तुरंत इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि उसके पास एक और क्षमता है। किसी को दिखाई न देने वाली उस गुलाबी आभा को देखकर ही वो आश्वस्त हो गई। मुझ में दूसरों को मोहित करने की शक्ति है। एनसी की नीली आंखें और गहरी हो गईं। अगर किसी का दिमाग ठीक होता, तो वह बच्ची की इतनी वेदक निगाहों को देखकर कांप उठता। जो बच्चा पहले एक मासूम फरिश्ते जैसा दिखता था, अब वो एक पतित फरिश्ते जैसा लग रहा था। दुर्भाग्यवश इसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि वह बुजुर्ग भी, जिस पर जादू का असर नहीं हुआ था, इसे नहीं देख पाया क्योंकि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। एनसी ने धीरे से अपने होठों को सिकोड़ा। उसकी निगाहें उन लोगों पर घूम रही थीं जो उसके आकर्षण के वश में आ गए थे। ये दुनिया जादू की दुनिया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ विशेष क्षमताएं आम हैं। तो फिर ये शरीर कितना शक्तिशाली है कि वो मात्र 3 वर्ष की आयु में 20 या उससे अधिक लोगों को मोहित कर सकती है। एनसी को लगा जैसे उसका सीना गर्म हो गया हो। उसके दिल में उम्मीद और डर का भाव उमड़ रहा था। हाँ, उसे विश्वास था कि वही असली नायिका बन गई है। और भी अध्याय चाहिए। हमारी प्यारी को वोट दें और उसे दुनिया के शीर्ष 50 में पहुंचाएं। दुनिया को जीतने के हमारे नन्हे रानी के सफर में अपना समर्थन साबित करें। वफादार समर्थकों को बोनस अध्याय और 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 2 अध्याय जैसे पुरस्कार मिलेंगे। तुम अपनी सारी शक्ति रत्न मुझे समर्पित करोगे। एनसी स्लोन बेबी एन। और हमारे बच्चे की नैनी के इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 को फॉलो करना न भूलें। ये बेहतरीन नैनी कभी-कभी आपको बेबी एन की कुछ खास तस्वीरें भी उपलब्ध कराएंगी। 23:05 10:09 PM अध्याय 7 घबराया हुआ। कमरे में मची अफरा-तफरी के बीच एनसी ने अपनी हथेली को दबाया और धीरे-धीरे अपना मुंह खोला। हवांकल हवांटी, हम क्या करने वाले हैं? एनसी ने लोगों से पूछा कि वे उससे क्या चाहते हैं। हालांकि वह इन लोगों को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, लेकिन वह एक विशेष बुजुर्ग की तीखी निगाहों को सहन नहीं कर सकी। लगता है कुछ लोग मेरे आकर्षण में नहीं फंसे, या शायद मेरे आकर्षण की शक्ति की भी एक सीमा होती है। इस पर बाद में अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए एनसी ने उसे बुजुर्ग को नजरअंदाज कर दिया और बाकी लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। वो जल्दी से अपने कमरे में वापस जाना चाहती थी। ऐसा सोचते हुए एनसी ने अपना सिर झुकाया और मासूमियत से बोली, क्या हम खेलने वाले हैं? एनसी ने अपने हाथ पैर हिलाए मानो वह एक बिगड़ी हुई बच्ची हो। फिर भी क्योंकि वह इन लोगों की नजरों में इतनी प्यारी थी, उन्होंने उस लड़की की एक बार भी निंदा नहीं की। अरे एन उब गया है, जल्दी करो, बैठक फिर से शुरू करो। हाँ, उसके बाद हम उसके साथ खेल सकते हैं। ओह हाँ, वो मीटिंग। क्या वो हमारी परी के लिए एक संरक्षक चुनने के लिए नहीं है? तो फिर एक संरक्षक देवदूत हमारे स्वर्गदूतों का संरक्षक बनने के योग्य कौन है? मुझे लगता है कि केवल 7 बुजुर्ग या 5 कलियां ही ऐसा कर सकती हैं। वैसे युवा पीढ़ी के वे 5 प्रतिभाशाली बच्चे कहां हैं? क्या वे विद्रोह कर रहे हैं? कमरे में मौजूद लगभग 25-40 वर्ष की आयु के लोगों ने मुख्य बैठक पर चर्चा शुरू कर दी। वे अभी भी एनसी के आकर्षण में थे, लेकिन ये प्रभाव कमजोर पड़ रहा था। समय बीतने के साथ-साथ उनकी सोचने समझने की क्षमता वापस आ जाती थी और एनसी ने इस बात पर ध्यान दिया। अगर मैं किसी योग्य अभिभावक को नहीं रखना चाहता, तो मुझे तब किसी को चुनना होगा जब ये लोग अभी भी मेरे अधिकार में हों। इसका मतलब है कि मैं अभी किसी को नहीं चुन सकता। सभी वफादार सेवकों को देखने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को अपने पक्ष में लाने के लिए उनका आकलन करने का समय पर्याप्त है। तो मुझे आज ही सभी संरक्षक प्रस्तावों को अस्वीकार कर देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे मुझे स्लोन माफिया के सभी वफादार सदस्यों को दिखाएं। एनसी ने पहले ही एक योजना बना ली थी, जबकि कमरे में मौजूद लोग उन 5 दोस्तों से पूछताछ कर रहे थे जो बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उनका ये कदम स्लोन परिवार के प्रति विद्रोह जैसा लग रहा था, लेकिन एनसी ने यह नहीं सुना। उसके विचार समाप्त होने के बाद ही उसे 5 कलियों के बारे में कुछ सुनाई दिया। 5 कलियां दुश्मन के हमले से हमारे क्षेत्र की रक्षा करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि यह बैठक समाप्त होने के बाद वे परिवार के मुखिया और उसके संरक्षक से मिलेंगी। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो एनसी के झांसे में नहीं आया, उसने धैर्यपूर्वक सारी बातें समझाईं। उसके लिए ये सौभाग्य की बात थी कि वे 5 युवा, जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम थी, यहाँ मौजूद नहीं थे। अन्यथा वे एनसी के आकर्षण में फंस सकते हैं। बड़ी ने चुपके से एनसी पर नजर डाली, जो मासूम आंखों से दूसरों को देख रही थी। वो एक साधारण बच्ची जैसी लग रही थी, लेकिन बड़ी की अंतरात्मा ने उसे कुछ और ही बताया। ये बच्ची, इसने तो 3 साल की उम्र में ही अपनी प्रतिभा को पहचान लिया। क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये जीनियस है? यहाँ तक कि पूरे देश में जिस लड़के को प्रतिभाशाली माना जाता है, उसने भी 6 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा को पहचाना था। क्या ऐसा हो सकता है कि एनसी स्लोन परिवार का खजाना हो? अगर वह अपनी क्षमता को नियंत्रित कर पाती है और उसे बनाए रखती है, तो वह परिवार के लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी। बड़े व्यक्ति को, जो एनसी के प्रति संशय में था, धीरे-धीरे उस बच्चे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि आकर्षण की शक्ति धीरे-धीरे उसे अपने वश में कर रही थी। बिल्कुल सही, उसके विचारों के विपरीत, भले ही एनसी अभी तक अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह पहले से ही उस शक्ति को अपने इच्छित लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर सकती थी। चुनिंदों के अंतिम चरण में होने के नाते, अगर वह आश्चर्य की दर से अपनी शक्ति के बारे में नहीं जान पाती तो यह अजीब होता। इतना ही नहीं, एनसी ने जादू से पहले एक और क्षमता को भी अनलॉक कर लिया था। उसकी सुनने की अद्भुत क्षमता थी। अगर वह अपने कानों को और तेज करती, तो शायद वह दूसरों के विचारों को भी सुन पाती। इस क्षण एनसी ने जानबूझकर अपनी शक्ति उसे बुजुर्ग की ओर निर्देशित की, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। लड़की चुपचाप देखती रही कि बुजुर्ग का चेहरा उसकी ओर देखते ही चमक उठा। मुस्कुराहट, हाँ, वो बुजुर्ग नीचे गिर पड़े हैं। शायद वही इस बैठक के नेता हैं। मुझे उनसे जल्दी से पूछना चाहिए। एनसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लोगों की राय में उसका संरक्षक कौन होना चाहिए। इसके बजाय वह रेंगते हुए उस गोल मेज के अंतिम छोर की ओर बढ़ी जहां बड़े बुजुर्ग बैठे थे। वांटवा, हाउ इज गाउडियन, कम ऑन एंड प्ले विद हर स्ट्रीम। एनसी ने तुरंत उस बुजुर्ग के झुर्रीदार हाथों को पकड़ लिया और मासूमियत भरी निगाहों से देखने लगी। उसकी गोल, बड़ी नीली आंखें इतनी दयनीय और मासूम लग रही थी कि बुजुर्गों के मन में उसके प्रति स्नेह का भाव जागृत हो गया। यहाँ तक कि वो बुजुर्ग महिला भी, जो पहले एनसी की सामान्यताओं के कारण उसे नापसंद करती थी, उसकी आंखों पर मोहित हो गई। दादाजी, हो, अच्छा, एन प्यारी बच्ची, संरक्षक वो होता है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? एनसी को समझाते हुए बड़ी का चेहरा लाल हो गया। दादाजी शब्द ने उनके दिल को छू लिया। जिनके कोई बच्चे या पोते-पोती नहीं थे, उनके लिए एनसी का मासूमियत से उन्हें दादाजी कहना दिल को छू गया। अरे, मुझे इस लड़की पर शक क्यों हुआ? वह तो इतनी आज्ञाकारी और भोली है। यकीनन उसे यह एहसास नहीं है कि वह अपनी इस काबिलियत से दूसरों को मोहित कर लेती है। वह निर्दोष है। मुझे उससे सावधान रहने के बजाय उस पर गर्व करना चाहिए। मुझे उसकी अच्छी परवरिश करनी चाहिए ताकि वह अपनी क्षमता को नियंत्रित कर सके। बुजुर्ग ने मन ही मन गाली दी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के आसपास मौजूद दिखने में एक जैसे बुजुर्गों ने भी यही सोचा। वे सातों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे और जब उन्होंने एक साथ एनसी को देखा तो ये काफी अजीब था। वार्डियन, खेलो, फोटोटेट, ट्विनल क्वानन पे खगोन। एनसी ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं और बुजुर्ग के सांवले हाथों को दबाती रही ताकि बुजुर्ग की ताकत का अंदाजा लगा सके। हथेलियों पर बहुत सारे कठोर निशान हैं। ये बुजुर्ग काफी बलवान है। एनसी घबरा गई। अगर उसमें कोई क्षमता होती तो दूसरों में भी एक या एक से अधिक क्षमताएं होती। उसके सामने बैठी यह बुजुर्ग महिला, वो खतरनाक हो सकता है। और भी अध्याय चाहिए। हमारी प्यारी को वोट दें और उसे दुनिया के शीर्ष 50 में पहुंचाएं। दुनिया को जीतने के हमारे नन्हे रानी के सफर में अपना समर्थन साबित करें। वफादार समर्थकों को बोनस अध्याय और 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 2 अध्याय जैसे पुरस्कार मिलेंगे। तुम अपनी सारी शक्ति रत्न मुझे समर्पित करोगे। एनसी स्लोन बेबी एन। और हमारे बच्चे की नैनी के इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 को फॉलो करना न भूलें। ये बेहतरीन नैनी कभी-कभी आपको बेबी एन की कुछ खास तस्वीरें भी उपलब्ध कराएंगी। 23:05 10 PM एनसी ने भोली भाली लड़की होने का नाटक करते हुए भी अपनी सतर्कता बनाए रखी। उसने बड़े बुजुर्ग से गुहार लगाई और उनसे पूछा कि क्या वह अपनी पसंद का संरक्षक चुन सकती है। एन खुद अपना संरक्षक चुनना चाहती है। बुरा विचार नहीं है। बाकी बड़े बुजुर्ग भी बातचीत में शामिल होने लगे। सभी ने एन के सिर पर थपथपाया या उसके गाल दबाए, मानो वे उसका समर्थन कर रहे हों। जादू का प्रभाव भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन एनसी का स्वाभाविक आकर्षण उसकी क्षमता के बिना भी बहुत अधिक था। ये तो एक बच्चे का आकर्षण है। हाँ, एन के साथ खेलने के लिए मुझे 2 अच्छे मौके चाहिए। एनसी ने जोश से सिर हिलाया। बड़ों की प्रतिक्रिया सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। अच्छा, सब योजना के अनुसार है। ये बुजुर्ग मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। अब मुझे बस सदस्यों से मिलने की अनुमति मांगनी है और कल उनमें से किसी एक को चुन लेना है। हम आप कैसे चुनना चाहते हैं? क्या हमें परिवार के हर एक सदस्य को लाना चाहिए? एक बुजुर्ग महिला ने तुरंत एनसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
उसने चाहत भरी निगाहों से एंसली को देखा, लेकिन एंसली ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि उसे अपनी निगाहें वहीं टिकाए रखनी होंगी, वरना उसे कोमल गुलाबी आंखों वाली उस दादी से स्नेह हो सकता था। येश एंड वांट टू मवे टचिंग विद। एंसली खिलखिलाकर हंसी और उसकी हंसी दूसरों के लिए स्वर्ग की घंटी की तरह सुनाई दी। एंसली के हंसमुख चेहरे को देखकर वे सभी पिघल गए। उसे बचाने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। ठीक है, चलिए सभी सदस्यों को इस कमरे में आने का आदेश जारी करते हैं। नीली आंखों वाले एक बुजुर्ग ने एंसली को देखकर धीरे से मुस्कुराया। वह हाथ हिलाकर लोगों को आदेश देने ही वाला था कि एंसली ने उस बूढ़े की आस्तीन खींच ली। नवो एंड वाना स्वीपी स्वीपी टोमोबो। ठीक है, एंसली ने बड़े को सदस्यों को बुलाने से रोक दिया। अगर उसकी आकर्षण शक्ति सभी सदस्यों पर काम नहीं करती या महत्वपूर्ण समय पर खत्म हो जाती, तो ये उसके लिए बहुत बुरा होता। नीली आंखों वाले उस बुजुर्ग ने अपने हाथ की हरकत रोक दी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, मानो एंसली की इच्छा ही उसकी इच्छा हो। ओह, इनको नींद आ रही है। ठीक है, हम कल बाकी लोगों को ले आएंगे। कल इनको अपना अभिभावक चुनना है। ठीक है, बड़े ने धैर्यपूर्वक एंसली को संभाला। उन्होंने एंसली के सिर पर थपथपाया और उसे सहलाया भी। उनकी कोमल नीली आंखों में उनकी दयालुता के साथ-साथ थोड़ी सी निर्दयता भी झलकती थी। जी हाँ, एक स्नेही दादा होने के बावजूद वे सख्त मिजाज बुजुर्गों में से एक थे। एंसली इस निगाह से कांप उठी। उसे मन ही मन एहसास हुआ कि शायद सभी बड़े बुजुर्ग उसकी आकर्षण शक्ति के वश में नहीं थे। कुछ लोग शायद सिर्फ इसलिए उसका पक्ष लेते थे क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। धिक्कार है, ये लोग तो बड़े ही सख्त हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ को पता चल गया हो कि मैं किसी क्षमता का इस्तेमाल करता हूं और दिखावा करता हूं? शायद यहाँ कुछ लोग चुपके से मेरा आकलन कर रहे हों। एंसली ने जल्दी से कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। कुछ लोग अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि एंसली को क्या उपहार दिए जाएं, जबकि अन्य लोग एंसली को प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। ये पहचानना मुश्किल था कि कौन उसकी क्षमता के प्रभाव में आ गया होगा और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा होगा। हाँ, मुझे इस कमरे से जल्दी निकल जाना चाहिए। कुछ लोग मेरे लिए खतरनाक हो सकते हैं। नीली आंखों वाली उस बुजुर्ग महिला को देखते हुए एंसली ने अपनी मासूम मुस्कान बरकरार रखी। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। कल अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। एंसली ने अपने गाल फुलाए और एक आम बच्चे की तरह नखरे दिखाए। उसका इन लोगों को अपने बारे में संदेह पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे यथासंभव कमजोर रहना चाहिए। नहीं, उन्हें मुझे इसी हालत में देखना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों में भी क्षमता होनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है। कुछ लोग शायद कोई दुर्भावना न दिखाएं, लेकिन अगर कुछ लोग हों तो क्या वे मुझे खतरनाक समझकर धमकाना नहीं शुरू कर देंगे? एंसली ने नीली आंखों वाले दादाजी को झट से गले लगा लिया और अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उसने बूढ़े आदमी के हैरान चेहरे को अनदेखा करते हुए अपना चेहरा दादाजी की छाती में छिपा लिया। एन वो ब्लैक स्वीपी। एंसली बूढ़े आदमी के आलिंगन में छटपटाने लगी। फिर लड़की लगातार जम्हाई लेती रही और धीरे-धीरे गहरी नींद में सो गई। कम से कम दूसरों को तो यही दिखाई देता था। एंसली ने बड़े को जल्दी वापस भेजने के लिए सोने का नाटक किया। जाहिर है उसकी योजना सफल रही। लगता है कि छोटी बच्ची सो रही है। मैं उसे वापस भेज दूंगा। कल सभी सदस्यों को यहाँ इकट्ठा कर लेना। छोटी बच्ची स्वयं अपना अभिभावक चुनेगी। नीली आंखों वाला बुजुर्ग शांत भाव से खड़ा हो गया। उसके चमकदार लंबे सुनहरे बाल शेर की गर्दन के बालों जैसे लग रहे थे। वह अंतर्मुखी रूप से बेहद आकर्षक था, ठीक वैसे ही जैसे सेवानिवृत्ति के बाद राजा आर्थिक छवि दिखती है। लेकिन कवच पहनने के बजाय इस बूढ़े व्यक्ति ने एक साफ सुथरा टक्सीडो पहना हुआ था और तलवार के बजाय बंदूकों से लैस था। वह बूढ़ा तो था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि एंसली को विचलित कर दे। वाह, ये बूढ़ा आदमी तो वाकई कमाल का है। जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़े व्यक्ति द्वारा सख्त स्वर में दूसरों को आदेश देने के बाद शोरों से भरा कमरा शांत हो गया। साफ सुथरे सूट पहने सभी लोगों ने एक साथ झुककर अभिवादन किया। जी हाँ, बिल्कुल वरिष्ठ, परम वरिष्ठ। क्या इस व्यक्ति का पद उस व्यक्ति से ऊंचा है जो मुझ पर संदेह कर रहा है? काली आंखों वाला वह बूढ़ा आदमी, क्या वह 7 वरिष्ठों का नेता नहीं है? एंसली का गला भर आया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली क्योंकि उसे महसूस हुआ कि बूढ़ा आदमी गोलमेज से दूर जा रहा है। वह बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि उसे जगह न दे। इस तरह चलने पर वो एक प्यारे दादाजी की तरह लग रहा था। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने दादाजी की हरकत देखी और सब यहाँ भरी। क्या परम वरिष्ठ व्यक्ति छोटी बच्ची का अभिभावक बनना चाहता है? क्या ये संभव है? ये संभव है, लेकिन सातों बुजुर्गों के आसपास कोई बच्चे नहीं होने चाहिए। क्या आप भूल गए? अरे, ये तो अभिशाप है। लेकिन युवती तो अच्छी दिख रही है और भी अध्याय चाहिए। हमारी प्यारी को वोट दें और उसे दुनिया के शीर्ष 50 में पहुंचाएं। दुनिया को जीतने के हमारे नन्हे रानी के सफर में अपना समर्थन साबित करें। वफादार समर्थकों को बोनस अध्याय और एक सप्ताह तक प्रतिदिन 2 अध्याय जैसे पुरस्कार मिलेंगे। तुम अपनी सारी शक्ति रत्न मुझे समर्पित करोगे। एंसली स्लोन बेबियन और हमारे बच्चे की नैनी के इंस्टाग्राम अकाउंट सहल 2 को फॉलो करना न भूलें। ये बेहतरीन नैनी कभी-कभी आपको बेबियन की कुछ खास तस्वीरें भी उपलब्ध कराएंगी। 2305 10 10 अध्याय 9 एक अन्य क्षमता। शायद वो बस भाग्यशाली है। एक अन्य व्यक्ति ने जवाब दिया। लोगों के बीच फुसफुसाहट इतनी तेज हो गई कि एंसली अपनी तेज सुनने की क्षमता से उसे सुन सकती थी। जैसे ही बूढ़ा आदमी गलियारे से नीचे चला गया, छोटी लड़की का मन भयभीत हो गया। क्या ये श्राप है? क्या ये बुजुर्ग किसी बच्चे के पास नहीं जा सकते? क्या इसी वजह से इनके कोई बच्चे या पोते-पोती नहीं है? तो फिर मैं ठीक क्यों हूँ? क्या श्राप का असर चल गया है या कुछ और? एंसली ने गहरी सांस ली। उसकी पलकें कांप उठी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि नीली आंखों वाले बुजुर्ग ने भी कुछ नहीं देखा। वो बस चलता रहा और आखिरकार उसे एंसली का कमरा मिल गया, जो इमारत के बाकी कमरों से अलग-थलग था। वहाँ पहुंचते ही बड़े ने एंसली को उसके पालने पर ले जा दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। उसका उसे जगाने का कोई इरादा नहीं था। आशा की नींद सो, हमारी भाभी आशा। ये शब्द कहते हुए बुजुर्ग ने दरवाजा बंद कर दिया। इस बार दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया, कोई जगह नहीं बची। एंसली ने अपनी सांस रोक ली और बड़े व्यक्ति के कमरे से चले जाने के बाद भी हिली नहीं। उसने अपनी सुनने की शक्ति तेज कर ली और कदमों की आवाज गायब होने तक इंतजार किया। तभी बच्ची ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। वाह, ये तो बहुत ही तनावपूर्ण था। मुझे लगता है कि वो बुजुर्ग महिला काफी मजबूत है। नीली आंखों वाली बुजुर्ग महिला का जायजा लेते हुए एंसली ने अपने होंठ से लिए। उसके पास किस तरह की क्षमता है? अगर ये दुनिया सचमुच क्षमताओं से भरी है तो यहाँ क्षमताओं का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, या शायद ये एक साधारण दुनिया है और ऐसी शक्ति सिर्फ मेरे पास है। बेशक एंसली ने पहले वाले विकल्प पर विश्वास करना चुना। हालांकि वो खुद को बहुत बड़ा समझती थी, लेकिन उसकी चुनी हुई छठी इंद्रिय ने उसे बताया कि ये दुनिया विशेष क्षमताओं वाले लोगों से भरी हुई है। मुझे पता लगाना ही होगा। एंसली ने कसम खाते हुए अपना सिर बच्चे के तकिए पर रख दिया। अब तक उसने 2 क्षमताएं हासिल कर ली थी। उसे यह जानना था कि यह सामान्य है या नहीं। उसे इस दुनिया से बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त करना था, लेकिन पहले मुझे एक अच्छा संरक्षक मिल जाए जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं। इस संरक्षक के माध्यम से मुझे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फिर मैं उसका उपयोग परिवार को अंधेरे में ले जाने के लिए कर सकती हूँ। एंसली ने अपनी योजना सुनाते हुए एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। उसे इसे कई बार दोहराना पड़ा। वो नहीं चाहती थी कि उसका शरीर उसका लक्ष्य भूल जाए। अब वो एक नन्हे बच्चे के शरीर में थी। क्या होगा अगर वो पूरी तरह से एक साधारण नन्हा बच्चा बन जाए? यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए भले ही यह शरीर उसे जकड़ ले, उसे अपना दिमाग तेज रखना होगा। हाँ, धैर्य रखें। मुझे अपनी दोनों क्षमताओं की सीमा और नियमों की जांच कर लेनी चाहिए। एंसली ने प्रयोग करना और गहराई से विचार करना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि सातों वरिष्ठों ने अभी एक अलग बैठक की थी। आप सभी ने गौर किया होगा कि युवती ने अपनी क्षमता को जागृत कर लिया है। क्या मैं सही कह रही हूँ? सुनहरे चमकदार बालों वाली नीली आंखों वाली बुजुर्ग महिला ने गोल मेज के चारों ओर बैठे अन्य बुजुर्गों पर एक नजर डाली। हाँ, अन्य बड़े बुजुर्ग भी जानते थे कि एंसली अवचेतन रूप से अपनी आकर्षण शक्ति का उपयोग करती थी। उन्हें लगता था कि बच्ची इसे नियंत्रित नहीं कर सकती और उसे इस बात का पता भी नहीं था कि यह शक्ति मौजूद है। जी नेताजी, वो सिर्फ 3 साल की है और उसने अभी से एक क्षमता जागृत कर ली है। क्या वह प्रतिभाशाली नहीं है? मुझे समझ नहीं आता कि मुखिया ने उसे जन से ही अलग क्यों रखा। बुजुर्गों में अकेली महिला ने यह बात कही। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अलग-थलग करने की मूर्खता कौन करेगा? हम उसके जन्म के समय ही तय हो गया था कि वो एक नाकामयाब है। हम बेटे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब विशेषज्ञों ने उसकी क्षमता की जांच की तो उन्होंने कहा कि वो किसी काम की नहीं है। छोटे हरे बालों वाले एक अन्य बुजुर्ग ने अपनी हरी दाढ़ी पर हाथ फेरा। जी हाँ, मैं भी वहाँ मौजूद था। इसलिए हमारे परिवार के 5 होशियार बच्चे सोचते हैं कि भविष्य में मेरी परिवार की बागडोर संभालेंगे। काली आंखों वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिसने सबसे पहले एंसली को देखा था, अपने दोस्त की बातों पर सिर हिलाया। तो फिर वो लड़की अचानक प्रतिभाशाली क्यों बन रही है, जबकि विशेषज्ञ ने उसे बेकार बताया था? ये प्रश्न 7 महान बुजुर्गों के मन में घूमते रहे, फिर भी उन्हें इनका कोई उत्तर नहीं मिल सका। और मुझे लगता है कि उसके पास सिर्फ एक ही क्षमता नहीं है। सन्नाटे के बीच नीली आंखों वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा। बाकी सबने तुरंत अविश्वास से भरी चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उसके पास अनेक शक्तियां हैं? खून जैसी लाल आंखों वाले एक बुजुर्ग ने सवाल किया। उनके लंबे सफेद बाल उनके पूरे व्यक्तित्व में रहस्यमयता का भाव जोड़ रहे थे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो एक पिशाच है। तुम्हें पता है ना कि हम शापित हैं। अपनी शक्ति के बदले में हम बच्चों का सामना नहीं कर सकते। 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चे हमें देखते ही मर जाएंगे। नीली आंखों वाले उस बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी शांत आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। अन्य बुजुर्ग भी जल्द ही गहरी चुप्पी में डूब गए। उन सभी का चेहरा नीली आंखों वाले बुजुर्ग जैसा ही था। उसके चेहरे पर खेद और तिरस्कार के भाव थे, लेकिन जब वो युवती हमसे मिलती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। क्या इसी वजह से आपको शक है कि उसमें कोई और क्षमता है? पन्ना जैसी हरी आंखों और काले बालों वाले एक अन्य बुजुर्ग ने पूछा। एंसली को मेज के बीच में इसलिए बैठाया गया था ताकि वो अपने पीछे बैठे बड़ों को न देख सके, लेकिन किसे पता था कि उसने उन्हें देखा तो था, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस समय में बच्चे के आकर्षण में इतने खो गए थे कि वे कुछ समय के लिए श्राप के बारे में भूल गए थे। हाँ, उस बच्ची में एक और जन्मजात क्षमता होनी चाहिए। वह क्या है? गहरे नीले बालों और सुनहरी आंखों वाले उस बुजुर्ग ने अपनी अजगर जैसी पुतली से कोड़ी। वो बुजुर्ग देखने में किसी पश्चिमी अजगर के मानव रूप जैसा लग रहा था। उनके प्रश्न ने अन्य बुजुर्गों को भी प्रभावित किया। बच्चे में आकर्षण के अलावा और कौन सी क्षमता है? 2305 10 11 PM अध्याय 10 डॉल्फिन। मुझे शक है कि उसमें किसी चीज को बेअसर करने की क्षमता है। या नीली आंखों वाले बुजुर्ग शुभकामनाएं कहना चाहते थे, लेकिन रुक गए। अगर बच्ची सिर्फ किस्मत के भरोसे बच गई तो उसकी किस्मत कितनी मजबूत थी। यह उसे किसी श्राप से होने वाले नुकसान से भी बचा सकता है।
क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? खैर, चलो इस युवती पर नजर रखते हैं। परिवार के वो अनुभवी लोग उसे अपने संरक्षक के रूप में चुनने के लिए मना सकते हैं। अगर युवती ने गलत संरक्षक चुन लिया तो नीली आंखों वाले बुजुर्ग ने अपनी चिंता व्यक्त की। उनकी छोटी बेटी कठपुतली नेता बन सकती थी, लेकिन वे सिर्फ बच्ची की अभिभावक बनकर नहीं रह सकती थी। इससे उसकी छिपी हुई क्षमता उजागर हो जाती और कौन जाने किस तरह के लोग उसे निशाना बना सकते थे। ये सोन परिवार जितना शांतिपूर्ण दिख रहा था, उतना शांतिपूर्ण नहीं था। मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा अभिभावक चुनेगी जो परिवार को बचा सके। इस हालत में तो हम सातों मिलकर भी सोन परिवार की परेशानी का कोई हल नहीं निकाल सकते। बुजुर्ग की भूमिका में अकेली महिला ने आंख भरी। वे भले ही ताकतवर हों, लेकिन पैसों और व्यापार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में उतने सक्षम नहीं है। अगर मालिक यहाँ होता तो वह परिवार के संकट को हल कर सकता था। हाँ, चलो उस बच्ची पर भरोसा करते हैं। वह साधारण बच्ची नहीं होगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो 5 कलियों की तरह ही बढ़ेगी। गहरी काली आंखों वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली। काश ये पांचों नन्हे नेता बनने की होड़ में इतने प्रतिस्पर्धी और लालची न होते। तब शायद वे नेता के सिंहासन पर कब्जा करने की बजाय परिवार को बचा पाते। अफसोस की बात है कि अगर वो 15 साल की उम्र पार करने के बाद परिवार की बागडोर संभालती है तो उसे इन प्रतिभाशाली लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। जब बड़े बुजुर्ग आपस में चर्चा कर रहे थे तभी मुख्य परिवार में ये खबर फैल गई कि युवती को एक अभिभावक की आवश्यकता है। यहाँ तक कि परिवार की दूसरी शाखा को भी इस खबर का पता चल गया। वे जानते थे कि जो भी उस युवती का संरक्षक बनेगा वही स्वयं परिवार का सच्चा नेता होगा। लालची बाघों और लोमड़ियों की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों को कल की बैठक में भाग लेने के लिए भेजा। उनकी संख्या लगभग 1000 तक भी पहुंच सकती है और ये अभी सभी सदस्य नहीं थे। शाखाओं ने केवल सर्वश्रेष्ठ लोगों को भेजा जबकि मुख्य परिवार ने सदस्यों का चयन किया। उन सभी ने केवल उन्हीं सर्वश्रेष्ठ सदस्यों को प्रस्तुत किया जो युवती का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। उन्होंने उन लोगों को चुना जो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते थे, दिखने में अच्छे थे और जिनके पास कोई विशेष क्षमता थी। कुछ सदस्य ऐसे थे जो बच्चों को संभालने में सक्षम नहीं लगते थे, फिर भी उन्हें उनकी असाधारण क्षमता के कारण चुना गया। देखते ही देखते सोन परिवार के मुख्य हवेली के विशाल हॉल में कई लोग इकट्ठा हो गए। ये सब रातों रात घटित हुआ। विडंबना यह है कि जिसने ये सब किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे कितना बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा। अगले दिन एनसी की नींद खुली तो देखा कि नौकरानियां उसके चारों ओर जमा थी। कल के ठंडे व्यवहार के विपरीत आज नौकरानियों के चेहरे पर मुस्कान थी। वे कोमल और स्नेहपूर्ण थी। अगर यह एक सामान्य बच्चा होता तो उसे बहुत प्यार मिलता और वो खुश होता। लेकिन एनसी कौन है? एनिमे और मानवा पढ़ने की शौकीन होने के नाते उसका नजरिया बाकी सबसे अलग है। यह क्या है? उनका गर्मजोशी भरा व्यवहार मुझे अशुभ लग रहा है। एनसी ने अपने विकृत चेहरे को छिपा लिया। उसने एक बच्चे की तरह मासूमियत और पवित्रता का भाव धारण किया और नौकरानियों को अपनी जरूरतों का ध्यान रखने दिया। जिन नौकरानियों का चेहरा उसे याद भी नहीं था, उन्होंने उसे राजकुमारी की तरह सजाना शुरू कर दिया। आज उन्होंने नन्ही राजकुमारी को सजाने के लिए लाल रंग की वन पीस ड्रेस और काले फर वाली क्रॉप टॉप जैकेट पहनाई। बच्ची के बैंगनी बालों को एक छोटे से जुड़े में बांधा गया था और नौकरानियों ने उसमें कई लाल गुलाब के आकार की ईयररिंग लगाई। वे उस नन्हे बच्चे को नीले पेंडेंट वाला एक छोटा चांदी का हार देना नहीं भूले। पेंडेंट पर सोन परिवार का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, एक कुंडली मारकर बैठी डॉल्फिन। जी हाँ, सोन परिवार का प्रतीक चिन्ह आश्चर्यजनक रूप से एक कुंडली मारे हुए डॉल्फिन का था। ये किसी माफिया परिवार के प्रतीक चिन्ह जैसा नहीं दिखता था, बल्कि किसी जादूगर परिवार के प्रतीक चिन्ह जैसा लगता था। एनसी ने अपनी छोटी सी गर्दन में लटकते हुए पेंडेंट को देखते हुए अपनी बाईं भौं ऊपर उठाई। लड़की ने कुछ नहीं किया और बस पेंडेंट को देखती रही, जबकि नौकरानियां आज की भीषण गर्मी के बावजूद काले फर के जूते पहन रही थी। हम कुंडली मारकर बैठा हुआ डॉल्फिन, क्या ये कोई संकेत है? ज्यादातर मैंने जो मानवा पढ़े हैं उनमें परिवार के प्रतीक जैसी कोई चीज बहुत मायने रखती है। अक्सर यह किसी खास खोज की कुंजी होती है। एनसी ने घुमावदार डॉल्फिन के नीले पेंडेंट को छुआ और पेंडेंट की ठंडी हवा उसकी त्वचा में समा गई। पेंडेंट स्पष्ट रूप से किसी अज्ञात खनिज से बना था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं होगी। क्या ये पेंडेंट बॉस के वंशज के लिए खास है? पता नहीं क्यों ये खास सा लगता है। एनसी खुद ही उस पेंडेंट को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी काले और सफेद रंग की झालरदार वर्दी पहने एक नौकरानी ने उससे बात की। हो गया छोटी बच्ची। नौकरानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए एनसी को उसके कमरे से बाहर जाने के लिए धक्का दिया। जैसे ही बच्चा बाहर निकला, नौकरानियां उनके पीछे पीछे चलने लगी। वे इतनी धैर्यवान थी कि उन्होंने बच्चे के साथ साथ चलने की गति भी मिला ली। इसे भांपते हुए एनसी बड़बड़ा उठी। वह अकेले ही लंबे गलियारे से गुजरी और ये उसके लिए मन ही मन थका देने वाला था। वे मुझे पकड़कर तेजी से क्यों नहीं चलने लगते? एनसी चाहती थी कि ये नौकरानियां उसे उठाकर तेजी से बड़े हॉल में ले आएं, लेकिन उसने मदद मांगने की अपनी इच्छा को दबा लिया। इन नौकरानियों के मुझे न उठाने के पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। क्या ये बाकी सदस्यों को बारिश की गरिमा दिखाने के लिए है, या फिर यह एक तरह की बदमाशी है? ये नौकरानियां मेरी सेवा तो करती हैं, लेकिन पीठ पीछे चुपचाप मुझे धमकाती हैं।